जय हिंद फ्रेंड्स। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो पढ़ाई समझ में आ रही है, कैसे पढ़ना है, कहां गलती हो रही थी। मेहनत तीन तरह की होती है और कर्म का फल नहीं है, याद रखना, ज्ञान का फल है। मेहनत तीन तरह की होती है, तीन तरह की। तुम जितने लोग परेशान थे उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तुम सही अप्रोच से मेहनत नहीं कर पा रहे थे। मेहनत तीन तरह की होती है। पहली, फिजिकल लेबर, फिजिकल, जिसको हम मजदूर कहते हैं। कहां इसको ज्यादा पैसा मिलता है, कहां इसको मेहनत का फल मिलता है। इंग्लिश में भी राइट करिए, इंग्लिश टर्म यूज करेंगे, टेंशन मत लो। ये बिलिंगुअल क्लास थी, मैंने पहले ही कह दिया था कि एक्चुअली मॉडर्न इंडिया की जो सीरीज है इंग्लिश मीडियम की, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, इंग्लिश मीडियम पूरी अपलोडेड है। कल वाली क्लास अपलोड हो गई। हाँ, इंग्लिश में वर्ड्स लिखेंगे। तो लेबर तीन तरह की होती है। एक फिजिकल लेबर, दूसरा मेंटल, इसकी कीमत ज्यादा होती है, मेंटल लेबर। तीसरा कॉन्शियस लेबर, इसकी कीमत तो बहुत होती है। कॉन्शियस 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 लेबर, इसकी कीमत तो बहुत होती है। जिसकी जितनी कॉन्शियस जिंदा होती चली जाएगी, उसकी दुनिया में कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो जितने लोग मजदूरी करते हैं, नंबर सिर्फ उनके स्क्रीन पे शो कर रहा है, यहाँ किसी को नहीं शो होगा। यहां किसी को नहीं शो होगा नंबर, तुम चिंता मत करो। ये तीन तरह की लेबर हैं। अब इतना मत टाइप करो यार, रुक जाओ थोड़ा सा, सब टाइप ही किए जा रहे हो। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखेंगे यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। अरे तो अब धीरे धीरे रिलेट करोगे ना, पहला चैप्टर खत्म होने दो, रिलेट होगा। तो चैप्टर 1 ही सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा, बाकी नहीं। तीन तरह के, ये है मजदूर, ये है साहब, और ये है भगवान। इसलिए सिर्फ मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत का तरीका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जहांगीर शाह राजक घर में पैदा हुआ, फारूक सियार राजक घर में पैदा हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला राजक घर में पैदा हुआ। तुम और हम एक सामान्य घर में पैदा हुए।
इसलिए भगवान का आशीर्वाद मर्सिडीज नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है संतुलित मन। तभी तो मैं तुमसे ध्यान करने को कहता हूं। ध्यान करने का मतलब अपने मन पर 24 घंटा नजर। तुमसे कौन काम कराएगा? तुम्हारे जीवन के सारे काम तुम्हारा मन करता है। देखो तुम 5 बजे उठ रहे हो, तुम में से कितने लोग रहे होंगे तुम में से कितने लोग रहे होंगे, कितने जिनको लगता था कि सुबह उठ ही नहीं सकते? अभी तो मैं तुम्हें ऐसे पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा पॉलिटी। ऐसे ही मैं तुम्हें इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी मैं पढ़ाऊंगा। 3 चीज मैं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद शायद कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो अब तुम्हें लेबर, यहां इस 2 तरह के लेबर करना है, श्रमण बनना है। तो कल जो है कल जो कहानी चल रही थी, मोहम्मद शाह किंग मेकर है, सैयद ब्रदर। ज्योग्राफी क्या? ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, पर किसी चीज की कोई कमिटमेंट नहीं है। जितना मजा लेते जा रहे हो बस लेते जाओ। चलो आओ, कुछ मांगो मत। पीडीएफ कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जितना मिल रहा है सुबह 5 से 7 उतना रख लो। बाकी जो मैं दे दूं वो गिफ्ट। मांगना तो कुछ मत कि पीडीएफ नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रही। वो रिकॉर्डेड तो कभी मिलेगी ही नहीं, वो तो बवाल ही नहीं करना। 5 बजे उठो, बैठो मेरे साथ। तुम तो बैठे हो, मैं खड़ा हूं। मोहम्मद शाह रंगीला, दिमागी तौर पे कमजोर, ओछा, अय्याश, षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पिरेटर, घूस लेने वाला, दरबारियों के घूस में हिस्सा लेने वाला, वित्तीय फाइनेंशियल क्राइसिस बरकरार। ये देखो, यही तो 2 समस्याएं थी। मोहम्मद शाह रंगीला फिकल माइंडेड, दिमागी तौर पे कमजोर,
फिकल माइंडेड, दिमागी तौर पे कमजोर, ओछा, चीप, अय्याश, कॉन्स्पिरेटर, टेकिंग शेयर, जो उसके दरबारी ब्राइब लेते थे उसमें शेयर लेता था, निग्लेक्शन ऑफ हिज ड्यूटीज, प्रशासन पे कोई ध्यान नहीं। ये सब कल हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब स्टेट इज इन ग्रेट डेंजर। ये कब हो रहा है? जब स्टेट इज इन ग्रेट डेंजर, ग्रेट, राज्य खतरे में है। और इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में दो घटनाएं घटी बड़ी जबरदस्त। सुन लो, मुगल साम्राज्य को फाइनल ब्लो किसने मारा? सुनो चुपचाप, कुछ मत लिखो, चैट बॉक्स बंद हो गया है, अब लिखते भी रहोगे तो कोई फायदा नहीं। अब कनेक्ट करो, जैसे तुम करो ना, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब देखो, सारे फैक्ट्स तुम्हारे सामने हैं। 1720 से 1748, अब ये है बैकग्राउंड। अब देखो कैसे कैसे चीजों को जोड़ा जाता है। ये है बैकग्राउंड। तोपखाना मजबूत है, प्रशासन अभी खत्म नहीं हुआ है, मराठे दक्षिण में है, राजपूत लॉयल है। किसकी जरूरत है? युग पुरुष की। लेकिन ये युग पुरुष नहीं है। यही साथ में एक दूसरा डायग्राम बना लो कि तोपखाना मजबूत है, आर्टिलरी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, तोपखाना मजबूत है, प्रशासन अभी खत्म नहीं हुआ, स्टिल सेफ। मराठा दक्कन में, राजपूत लॉयल। देखो, अब इस परिस्थिति में एक युग पुरुष की जरूरत है। एनसीईआरटी कह रही है कि एक युग पुरुष की जरूरत है। युग पुरुष, इंसान कामिल, कोई काबिल इंसान हो, उसकी जरूरत। और ये ऐसा है। अब दोनों डायग्राम सामने रख लो, अब दोनों डायग्राम सामने रख लो, एक पेज पे दोनों डायग्राम बना लो और सामने रख लो। कोई बहुत काबिल आदमी, एक आदमी ने इसको समझाने की कोशिश की। अब इस परिस्थिति में दो घटनाएं घटी। पहली घटना 1724, निजामुल मुल्क आ रहे, उसने कहा भाड़ में जाओ, तुमको समझा रहे हैं यार, तुम मान ही नहीं रहे हो, भाड़ में जाओ। और निजामुल मुल्क ने दिल्ली छोड़ दिया, हैदराबाद एक अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और एनसीईआरटी लिखती है कि यहीं से मुगल साम्राज्य के वास्तविक विघटन की शुरुआत हुई।
सी द लाइन यूज्ड बाय एनसीईआरटी कि यहीं से मुगल साम्राज्य के वास्तविक विघटन, दिस वाज द रियल बिगिनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। यहीं से क्या बात किया है, रियल बिगिनिंग, मुगल साम्राज्य के डिसइंटीग्रेशन की रियल बिगिनिंग यहीं से शुरू होती है। क्यों? ये आइडियल बन गया, ही बिकम्स आइडियल, ये आइडियल बन गया। बंगाल इसी रास्ते पे चल पड़ा, कर्नाटक इसी रास्ते पे चल पड़ा, पंजाब इसी रास्ते पे चल पड़ा, सबको एक एग्जाम्पल मिल गया कि भाड़ में जाए, सब अपना अपना चलाओ। और दूसरी घटना जो घटी वो थी 1739 करनाल का युद्ध। इसके दो परिणाम रहे। पहला, मराठा और जो यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोपियन कंपनीज, इनको मैसेज मिल गया कि द बॉस ऑफ दिस कंट्री इज डेड। और दूसरा, 70 करोड़ की लूट। ये दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट। 70 करोड़, तख्ते ताउस उठा ले गया। कहते भैया घर में पैसा नहीं मिला तो लोटा थरिया उठा लेंगे, तो ये लोटा थरिया उठा ले गया नादिर शाह, तख्ते ताउस उठा ले गया, कोहिनूर हीरा लेके चला गया। जैसे आज राजनेता कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे उस वक्त सादत खान बुरहानुल मुल्क ने नादिर शाह से कहा कि सरकार आप दिल्ली आओ, हम बहुत पैसा दिलाएंगे आपको। उसने कहा अच्छा, कहा हमको वजीर बनवा देना। आया दिल्ली, जितना इन्होंने प्रॉमिस किया था उतना पैसा दिला ही नहीं पाए। नवाब के, अवध के नवाब, अवध के संस्थापक, इनको सुसाइड करना पड़ा। देखो आज इलेक्शन का माहौल है, 24 का इलेक्शन है, ऐसा लग रहा है पूरे देश में आग लगी हुई है। वही कोरोना में ना किसी ने हिंदू पूछा, ना किसी ने मुसलमान पूछा, सब एक दूसरे के लिए प्लेटलेट और खाना क्या क्या बांट रहे थे। ना किसी ने दलित पूछा, ना किसी ने ब्राह्मण पूछा। यही अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, वो भी तुम्हारे सामने, आंखों के सामने घटा। लोग ग्रुप टोलियां बना बना के एक दूसरे घर खाना पहुंचा रहे थे, प्लेटलेट मुहैया करा रहे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और अभी क्या हो गया इस देश को? इलेक्शन है, हिंदुस्तान के राजनेताओं की हनीमून शुरू हो गया है और इस जनता को वो औरत समझते हैं। तो अब उसको चढ़ा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, और फिर लात मार के भगा देंगे इलेक्शन के बाद। फिर ये जनता चिल्लाएगी भैया बहुत नेता लोग, बहुत भैया हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। भैया तुम बेवकूफ हो। ये देखो, सत्रह 1739, और इसका परिणाम यह हुआ, देयरफॉर सब डायग्राम बनाते चलो, इसका परिणाम यह हुआ, क्या हुआ? एंड ऑफ मुगल वंश की प्रतिष्ठा, प्रेस्टिज का अंत। मुगल वंश के प्रेस्टिज का अंत, मुगल वंश का जो प्रतिष्ठा थी भारत में, खत्म। दूसरा, केंद्रीय प्रशासन को लकवा हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया। फाइनेंशियल कंडीशन, डिवास्टेटेड। उत्तर पश्चिम का दरवाजा खत्म, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की सेफ्टी लाइन खत्म। ये देखो, इन दोनों घटनाओं का परिणाम मुगल वंश की प्रतिष्ठा का अंत, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालिसिस, वित्तीय दशा की हालत खस्ता, खत्म। और जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, जहां से विदेशी आक्रमण होते हैं, वो दरवाजा खुल गया। और इसके बाद तो अहमद शाह अब्दाली 1767 1767 जब भी मौका मिलता था मथुरा तक आकर लूट कर जाता था वो। एंड मुगल डायनेस्टी इन रियलिटी खत्म। मुगल राजवंश का अंत वास्तविक तौर पर, रियलिटी में, वास्तविक तौर पर, वास्तविक रियलिटी में मुगल जो वंश, राजवंश है, मुगल डायनेस्टी, खत्म। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये राजवंश 1857 तक चलता रहा। ये बड़ी बात है। क्यों? यहां सब कुछ खत्म, लेकिन ये राजवंश 1857 तक चलता रहा। उसकी वजह एक्सप्लेन किया शाह आलम 1759। ये तो अपने वजीर के डर की वजह से दिल्ली में रहा ही नहीं। अवध भाग गया शुजाउद्दौला की शरण में। फिर शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों ने एक संगठन बनाया। एक लेम, पैर खराब, एक ब्लाइंड, शाह आलम, और एक पागल शुजाउद्दौला। इन तीन लोगों ने संगठन बनाया। एक लेम, पैर खराब, एक अंधा शाह आलम। लेम कौन? मीर कासिम। अंधा कौन? शाह आलम। और पागल शुजाउद्दौला। शरीर तो स्टीफन हॉकिंस की भी खराब है। शरीर की बात नहीं हो रही है, पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। इन तीनों लोगों ने गुट बनाया। बोले हम लोग लड़ेंगे भाई। बोले किससे? बोले खली से। सत्रह सौ 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बहुत मारा पटक पटक के इन तीनों को, आगे डिस्कस करेंगे। और शाह आलम को 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पेंशनर बना लिया। कहा बादशाह चल इधर आप, चलो तुमको इलाहाबाद बैठाए, और जितना कागज तुमको भेजेंगे उसको दस्तखत करना। तो बंगाल, बिहार और दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे ली? शाह आलम से। क्योंकि वास्तविक तौर पे तो इनकी सत्ता खत्म हो चुकी थी,
लेकिन भारतीय जनमानस में ये अभी भी राजा थे। तो ये जो यूरोपियन कंपनियां थी और भारतीय रजवाड़े थे, ये अपनी अचीवमेंट को लीगलाइज करने के लिए इनका सहारा लेते थे, इसीलिए 1857 तक जिंदा रहे। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशनर बना दिया। क्यों बनाया पेंशनर? इनसे दीवानी लिया। कहां की? बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की। देखो, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का है। 1772 में इनको मराठा उठा ले गए कि चलो हमारे साथ, मराठे इसको उठा ले गए। कि अब तुम हमारे लिए दस्तखत करोगे। 1803 में लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और 1857 के विद्रोह के बाद अब इनकी कोई जरूरत नहीं रही और मुगल राजवंश फाइनली पूरी तरह से खत्म। तो अब 1707, अब एक डायग्राम बनाएंगे। 1707 डेथ किसकी? औरंगजेब की। अब ये पिक्चर बनाओ औरंगजेब की। प्रॉब्लम क्या चल रही है? क्या क्राइसिस है? विद्रोह, रिवोल्ट, रिवोल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न क्षेत्र में। पहला संकट ये, और दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूं, वित्तीय संकट, ये 1000 करोड़ का है। इस डायग्राम को मैं बनाऊंगा, इसकी पिक्चर तुम बनाओ अपने मन में, यहां सेव करो, यहां तुमने इसकी वैल्यू को, दुनिया के सारे धर्म जब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं तो सजदा करते हैं। पहला सजदा इसलिए करते हैं कि मालिक दिमाग खराब मत होने देना। नहीं तो भाषण देते वक्त कह देंगे ये जो काले किसान है उनके कानून बने हैं, दिमाग सही रखो मालिक। और दूसरा कि मैं इसका इस्तेमाल कर ले जाऊं। इसी का तो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और तुम क्यों परेशान हो? बहुत लोग तो अभी भी रजाई नुप के फोन निकाल के बस सुन रहे होंगे। उठो यार, बाहर निकलो। शक्ति तुम्हें चाहिए, संघर्ष कौन करेगा? देखो हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी, विरोध राजनीति में मतभेद एक बिल्कुल अलग बात है, पर किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार नेहरू जी को हिटलर कह दिया था, उस पर रिजाइन कर दिया था उन्होंने। राजनीतिक विरोध एक अलग चीज है और मर्यादा अलग चीज है। और मोदी जी को तो मैं देखता हूं कि राम के सिर्फ भक्त नहीं है, फॉलो करते हैं पूरी तरह, त्याग। और उनकी श्रीमती जी वो सीता जी से कम नहीं। यहां 10 दिन बिना पत्नी के रह जाओ तो धमकी देने लग जाए। और हनुमान जी उनके अमित शाह जी है। ये अडवाणी जी को उन्होंने परशुराम बना दिया। टर्की में इतना उनको बोला जाता है, टर्की में भूकंप आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, बहुत बहुत। क्या मदद भेजी उन्होंने कि मतभेद एकदम अपनी जगह है,
जहां मानवता की बात आएगी वहां भारत का प्रधानमंत्री दुनिया में सबके साथ खड़ा हुआ है, और इस बात के लिए उन्हें सबको उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे। और राम की तरह शबरियों के साथ बैठे हुए हैं। बनारस गए, जितने वर्किंग कम्युनिटी के लोग थे उनके बीच कुर्सी हटा के जाके बैठ गए। सिर्फ बुरा पक्ष ही देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, और बुराई तो कोई है ही नहीं, राजनीति है, नीतियां बन रही हैं, या तो वो नीतियां आपको अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसके लिए कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। खैर करेगा भी तो समझ लेंगे। तो ये कंडीशन है 1707 में। अब इस कंडीशन में कौन आ रहा है? बहादुर शाह वन, बहादुर शाह ये आ रहा है, ये पहला आदमी। इसने क्या किया? अब ये क्षेत्र देखो, ये अब दो फ्रंट पे क्या काम किया। अब इसने क्या किया? इसने विद्रोह को संभाला, विद्रोह को संभाला, पर उन्हें खत्म नहीं कर पाया। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर से झगड़ा चलता रहा, मराठा असंतुष्ट रहे, राजपूतों के साथ कोई बहुत मेल मिलाप वाला काम नहीं हुआ, हालांकि वो शांत कर ले गया लेकिन नहीं हो पाया। और फाइनेंशियल बैंकरप्सी पैदा कर दी, वित्तीय दिवालापन। इसके बाद कौन आया? जहांगीर शाह। इससे तो खैर कुछ हुआ नहीं। इसका जो वजीर है जुल्फिकार खान, ये काबिल आदमी, इसने क्या किया? इसने क्या किया? सशक्त समझौते, सशक्त समझौते, जजिया खत्म कर दिया, राजपूत राजाओं को सशक्त, पावरफुल अरेंजमेंट्स, एग्रीमेंट्स, सशक्त समझौते किए, जजिया खत्म कर दिया, राजपूत राजाओं को ओहदा दिया, बड़ा बड़ा सूबेदारी दी, मालवा और गुजरात की, बड़े बड़े टाइटल दिए। मराठों से कहा तुम यार चौथ और सरदेशमुखी सबका लोग कलेक्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अधिकारी हमारे होंगे। अब इस वित्तीय दिवालियापन से बचने के लिए इसने एक जहर पैदा कर दिया, इजारादारी। यहां निगेटिव का चिन्ह लगा दो कि वित्तीय दिवालियापन से बचना है तो इजारादारी शुरू कर दी। इसके बाद तीसरा आदमी आ रहा है, फारुखसियार। यहां पे कौन है? सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स इन्होंने तो हंगामा ही कर दिया, मराठों का सपना पूरा कर दिया, राजपूतों का सम्मान बढ़ाया, सशक्त समझौते का विस्तार, सशक्त समझौते का विस्तार, समझौते का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स। इसने संभाला, विद्रोह को संभाला। किसने? बहादुर शाह ने। खत्म नहीं कर पाया। इसने क्या किया? सशक्त समझौता इसके काल में हुआ, जहांगीर शाह के काल में।
सब खुश तो हुए पर संतुष्ट नहीं हुए। इसने क्या, इसके काल में, फारूक सियार के काल में सशक्त समझौते का विस्तार, मराठों का सपना पूरा हो गया, मराठा स्वराज। राजपूतों को बड़े पद मिले। पर वित्तीय स्तर पर फ्रॉड, गबन, गृह युद्ध, सिविल वॉर, ठेकेदार कहां पैसा देगा? ठेकेदार किसी को पैसा ही नहीं देगा। और सबसे बड़ी घटना घटी, राजा की प्रतिष्ठा में कमी। राजा की प्रतिष्ठा, वंश की प्रतिष्ठा नहीं, राजा की प्रतिष्ठा में कमी। डाउनफॉल इन द स्टेटस ऑफ द किंग, उसी की हत्या हो गई। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इसके काल में क्या हुआ? 1724 का विस्फोट, 1724 का विस्फोट, क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। अब किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं, अब सब आजाद हो रहे हैं। उस आजादी की शुरुआत किसने की? हैदराबाद ने। और दूसरी घटना क्या घटी? 1739 का विध्वंस, डिवास्टेशन। ये देखो, ये है तुम्हारा माइंड मैप। इसको कहते हैं नोट्स। ये थी चुनौतियां, ये थे सॉल्यूशन। देख लो वो चुनौतियां, रिवोल्ट और फाइनेंशियल क्राइसिस, ये चुनौतियां, ये था समाधान। यहां देखो, अब यहां तुम एक काम और कर सकते हो, यहीं पर ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स लिख सकते हो, तो डायग्राम बहुत प्यारा हो जाएगा और सारे 20-25 फैक्ट यहीं पे तैयार हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट अब यहीं पे, कल एक नई चीज दूंगा तुमको, बहुत नई, और झन्ना जाओगे तुम। झन्ना जाओगे मतलब ये नहीं है कि पलट जाओगे कुर्सी पर बैठे हो तो। ये जो 501 रुपया दे रहे हो, ये तुम मेरे स्कूल में चंदा दे रहे हो। और कोई किसी से मेरे नाम पे झगड़ा नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। हक है भैया किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलने का, परेशान नहीं होंगे लोग। तुम सीख रहे हो, पढ़ लोगे, समझने लगोगे, रिलेट करने लगोगे, कल कोचिंगों में जाओगे, सवाल करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो लोग मेरे किसके ऊपर नाराज होंगे? अवध ओझा के ऊपर। ही का उल्टा सीधा सिखा रहे हो। अभी क्या है, तुम क्लास जाते हो, टीचर डिक्टेट कर रहा है, तुम लिख रहे हो, तुम्हारे दिमाग से कोई प्रश्न उठ ही नहीं रहा है। सदगुरु का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सदगुरु ही बहुत अच्छे लगते हैं। उनका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला संत नहीं हूं, मैं जिंदों को जगाने वाला संत हूं। तो मैं तो संत हूं नहीं,
लेकिन मैं जिंदों को जगाने वाला शैतान हूं। मेरे जीवन में अंधकार था, मैं इन संतों के करीब आया, मुझे जीवन में रोशनी मिली। बस उसी रोशनी को मैं बांट रहा हूं अपने भाइयों और बहनों के बीच में, कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस दिशा बदलने की जरूरत है। ये देखो, वही एनसीईआरटी तुम कितनी बार पढ़े और ये सब नहीं निकाल पाए। देखो इसे, इस पूरे डायग्राम को गौर से देखो और इस पूरे डायग्राम को बनाओ। वही एनसीईआरटी छोटी सी, सोचो कितनी कीमती है। और कल एक भयंकर चीज दूंगा तुमको, वही एनसीईआरटी तुम कितनी बार पढ़े, ये डायग्राम नहीं निकल पाए। यही तुम्हारा नोट्स होता पहले 4-5 पेज का। पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने, ये पन्ने में और इसका मटेरियल दिमाग में। अब ये डायग्राम मोबाइल में सेव कर लो, बैठो कंपनी गार्डन इलाहाबाद, लंका वाराणसी, इंडिया गेट दिल्ली, डल झील श्रीनगर, न्यूयॉर्क, लाहौर, कराची, कहीं भी बैठो और इस पिक्चर को देखो, सोचो, मनन करो, दिमाग की क्षमताओं का विस्तार करो। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा भी खराब था। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है। हमको भी लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाओगे, आईएएस की तैयारी है, हंसते थे लोग मेरे ऊपर। जैसे आज तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, ऐसे मेरे ऊपर हंसते थे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये कर लो, किराने की दुकान खोल लो, गवर्नमेंट गारमेंट की शॉप खोल लो, पर मुझे आशा की किरण मिली भारत के संतों में। एक दो नोट नकली निकल गया 50,000 की गड्डी में, तो सारे गड्डी सारी नोट फाड़ डालोगे? और 5वां नाम लिख लो, इस डायग्राम को पूरा कर लो। एक नाम और इसी के नीचे और एरो बनाओ, 5वां नाम। पांचवा नाम कौन सा? शाह आलम। वास्तविक सत्ता खत्म, अब कुछ नहीं करना है। वास्तविक सत्ता खत्म, अब राजा को कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय राजवंश को उदय हो चुका है। अब तुम मराठा की चिंता ना करो, सब आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्र, क्षेत्रीय राजवंश स्वतंत्र। एंड ऑफ द रियल पावर ऑफ मुगल एम्परर, एंड ऑफ द रियल पावर। अब कोई पावर ओवर नहीं है, क्योंकि रीजनल स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो फिर इनकी क्या भूमिका है? लीगलाइजर की। लीगलाइजर, ये वैधता दे रहे हैं। अंग्रेजों के कर्मों की, मराठों के कर्मों की, किसी का भी कर्म हो, ये वैधता देते हैं, बस दस्तखत कर देते हैं, साइनिंग अथॉरिटी बन गए हैं। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल तुम लिख लो,
दीवानी 1765 की ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने दी, और इस वैधता के चक्कर में 1857 तक इनका वजूद जिंदा रहा। ये पहला पिक्चर यहां बनाओ, इसका इस्तेमाल करो यार। कहां फंसे पड़े हो तुम लोग? सब मिलेगा, सब। ये संसार जो है ना, जिस संसार के पीछे तुम दौड़ रहे हो, ये संसार शक्ति का गुलाम है। सर तुम्हारी आज स्थिति है, ऐसे कभी मोदी जी की भी रही होगी। कोई पूछता नहीं रहा होगा, लोग गाली देते रहे होंगे, ताना मारते रहे होंगे, और आज तुम क्या कर रहे हो? तुम संसार के पीछे भाग रहे हो। ये तुमको लोड ही नहीं ले रहा, तुम इसके पीछे भागो, इसके। ध्यान करो, योग करो, पढ़ो, और मां बाप का सम्मान करो। ये चार तुम अपने जीवन का प्रियम्बल बना लो। ये चार तुम अपने जीवन का प्रियम्बल बना लो, प्रियम्बल, उद्देशिका, कि मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा, मैं पढ़ूंगा और मां बाप का सम्मान करूंगा। और ये डेली शपथ उठाओ। कल आईएएस बनोगे तो शपथ लोगे ना भारत के संविधान की, तो आज ही भारत के संविधान की शपथ लो कि मैं अवध ओझा योग करूंगा, मैं अवध ओझा प्रतिदिन ध्यान करूंगा, मैं अवध ओझा प्रतिदिन पढ़ूंगा, और मैं अवध ओझा अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। बस दिशा चेंज हो गई। 6 महीना लगेगा पंडित जी। सब पंडित हैं इस देश में, जो पढ़ रहा है वो पंडित, और जो पढ़ते पढ़ते जाग जाएगा वो ब्राह्मण। एग्जाम्पल डॉक्टर अंबेडकर। अब आज एक व्हाइट पेज पे ये पूरा डायग्राम बना लेना, पूरा हो गया नोट्स। कितना पेज है? पहला पेज कितना है? पहली हेडिंग का कि 1 2 3 4 4 पेज है। 4 पेज का मैटर एक पेज में तुम लिया है। तुम में से तो बहुत लोग बड़ी बड़ी कोचिंगें किए होंगे, पर कोई, मैं किसी कोचिंग को बुरा नहीं मानता, मैं किसी टीचर को बुरा, मैं कुछ लोगों को तो बुरा मानता ही नहीं। तुम्हारी क्षमता क्या थी उनसे निकालने की? तुम्हारी कमजोरी है ये। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तुम मांगोगे तो मिलेगा, और छीनोगे तो ज्यादा मिलेगा। तुम खुद ही मुर्दे की भांति क्लास में बैठे रहते हो, कोई नहा के नहीं गया, कोई ऐसे पड़ा हुआ है। तुमको धन चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सबको हर चीज चाहिए। दोगे क्या? महत्वाकांक्षा की देवी बलि मांगती है। जो महत्वाकांक्षा की देवी है ना, ये बलि मांगती है, बलि। तो किसकी बलि चढ़ाओगे? अपने आलस्य की। ये जो महत्वाकांक्षा की देवी है, ये ऐसे किसी पे प्रसन्न नहीं होती है। महत्वाकांक्षा की देवी
महत्वाकांक्षा की देवी, ये बलि मांगती है, बलि किसकी? आलस्य की। किसकी? नेगेटिविटी की। इस दुनिया में कौन अच्छा है? सब मानव है यार। सब में कुछ ना कुछ है, सबकी बुराइयां क्यों देख रहे हो? इस देश के आदमी को इतना मजा आता है बुराई सुनने में, किसी की भी। कबीर ने चिल्ला चिल्ला के कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो घर जो मन देखूं अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को सुधारो यार। आकाश, इसकी बलि चढ़ानी है आलस्य की, नेगेटिविटी की, द्वेष की, ईर्ष्या की। किसने किया? श्री राम ने किया। किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया। किसने किया? हजरत मोहम्मद ने किया। और किसने पीक पे किया? लॉर्ड जीसस ने। और देखो इनकी हस्तियां क्या हो गई। तुम तो सिर्फ आईएएस बनना चाहते हो, इनको देखो। भगवान बुद्ध, एक आदमी उनके चेहरे पे थूक दिया, उन्होंने चद्दर उठा के पोंछ लिया। आनंद गुस्से में आए, रोका उन्होंने। अरे बोले यार इसकी मां जी टेंशन में है बेचारा, 3 अटेम्प्ट प्री नहीं निकला इसका, परेशान है। क्लास 6 से जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके दोस्त के साथ चली गई, उसका पीसीएस हो गया था। अम्मा पापा डेली घर आ रहे हैं कि खत्म हो तुम, और गुड्डुआ का हो गया। बुआ जी डेली फोन कर रही है कि तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है, भैया पढ़ के कुछ कर लो जल्दी से। गांव भर के लड़के चिढ़ा रहे हैं कि कलेक्टर आए हैं, कलेक्टर। रिक्शा वाला तमीज से बात नहीं करता। तो ये सब गम भुलाता है गुटखा। भाड़ में गई दुनिया, बाद में देखा जाएगा। मुझे पता है कब क्या करना है। ध्यान यही तो सिखाता है, यही सब तो सिखाता है, और क्या करता है ध्यान? और यहीं पर तुम्हारा पहले चैप्टर का पहला हेडिंग समाप्त हुआ। कितना मजा आया। हमसे मत कहा करो ये सर इस पे बोल दीजिए उस पे बोल दीजिए।
कुछ बोलने के मत क्या करो, मुझे जब जहां बोलना होता है मैं बोलता हूं। ऐसे पढ़ना है, ऐसे अप्रोच रखना है, ऐसे। अभी सोचो एक हेडिंग क्लियर हुई, एक, और जिस दिन ये पूरी किताब क्लियर हो जाएगी फिर सोचो तुम अब अगली हेडिंग उठा लो। अगली हेडिंग क्या है? भारतीय राज्य और समाज, इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी। बहुत प्यारी हेडिंग, भारतीय राज्य और समाज, इंडियन स्टेट्स, किताब साथ में रखो, इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी। अब 18वीं शताब्दी में के सेकेंड पार्ट में, यानी 1750 के बाद मुगल साम्राज्य का अंत, आफ्टर 1750s, एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी। 1750 के बाद मुगल राजवंश का अंत वास्तविक रूप में, इन रियलिटी। वर्चुअली वो अभी भी गद्दी पर है, वर्चुअली वो गद्दी पर है, वो थ्रोन पर है, लेकिन अब उनका शासन सिर्फ दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली पर शासन। तो बाकी भारत कैसे चल रहा है? अब यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहीं पे एक क्वेश्चन लिखो कि फिर बाकी भारत, रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी भारत को कौन चला रहा है? यहीं पे तुम एक क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ, खुद से क्वेश्चन करो कि 1750 के बाद वास्तविक तौर पर मुगल सत्ता का अंत, उनका शासन क्षेत्र दिल्ली, तो बाकी भारत को कौन चला रहा है? जब सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा इन्हीं किताबों में। तो बाकी भारत कौन चला रहा है? और किताबें जिंदा दिमागों से बात करती हैं और मुर्दा दिमागों को नींद लाती। तो बाकी भारत को कौन चला रहा है? हाँ, बाकी भारत को चला रहे हैं क्षेत्रीय राजवंश, रीजनल पावर्स। क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय। ना मेरा घर कोई ना आना, मैं इस वक्त कानपुर में हूं। और बेटा सबसे रिजल्ट चाहिए, कुछ भी करो यार, एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर। इस देश में बनने की कमी है। पीडीएफ वूडीएफ कुछ नहीं मिलेगी, चुपचाप बैठे रहो, जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ो। पीडीएफ कब मिलेगी? कोई कमिटमेंट किसी चीज का नहीं है। रीजनल पावर्स,
तो बाकी देश को कौन चला रहा है? रीजनल पावर्स। अब ये रीजनल पावर दो तरह की, टू टाइप्स। दो तरह की रीजनल पावर्स। पहला सक्सेशन स्टेट्स। सक्सेशन, उत्तराधिकार के राज्य, उत्तराधिकार राज्य, सक्सेशन स्टेट्स। यानी मुगल गवर्नर्स ने अपने आप को अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मुगल गवर्नर्स, इसको सक्सेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे बंगाल, जैसे अवध, जैसे हैदराबाद, इसको बोलते हैं सक्सेशन स्टेट्स, उत्तराधिकार राज्य। ये पहला ग्रुप था, उत्तराधिकार राज्य। और दूसरा ग्रुप था विद्रोह के परिणाम स्वरूप जन्म, बर्थ इन द बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्ट्स। विद्रोह के पृष्ठभूमि में जन्म, जैसे मराठा, जैसे जाट, जैसे सिख। ये दो तरह के राज्य। जिसको व्हाट्सएप, फरमान खान मैसेज कर रहे हैं, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना वो मैसेज करें। हमको ऐड कर लो फरमान। अरे फाइनेंशियल क्राइसिस राज्य को है। जैसे आज हिंदुस्तान सरकार के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास तो बहुत है। सोचो बेटा, यही तो सोचना है। यही हाल तो कंपनी का हुआ था 1770 में। कंपनी गरीब थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का लोन मांगा और कंपनी के अधिकारी बोरा में रुपया भर के ले जा रहे थे। तभी तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। राज्य गरीब है, जनता नहीं। और लूटना किसको है? जनता को। तो 1750 के बाद मुगल साम्राज्य का अंत और दो तरह के राज्यों का उदय। अब भारत के विभिन्न भागों को कौन चला रहा है? रीजनल पावर्स, दो तरह की। सक्सेशन स्टेट्स, मुगल गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, बंगाल और अवध। और ब्रिटिश, दूसरे तरह के ब्रिटिश बैकग्राउंड और विद्रोह के पृष्ठभूमि में पैदा हुए राज्य, मराठा, जाट और सिख। अब इन लोगों ने क्या किया? यह बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये आखिर इन्होंने किया क्या? अब दो सवाल कि इन्होंने क्या किया, और दूसरा ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकार क्यों हुए। ये दोनों सवाल लिखो कि इन्होंने क्या किया, व्हाट वॉज देयर रोल, व्हाट वॉज देयर रोल, इनकी क्या भूमिका थी। और दूसरा क्वेश्चन लिखो कि व्हाई दे बिकेम द विक्टिम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दो सवाल लिखो कि इनकी भूमिका क्या थी, क्या किया इन्होंने, और दूसरा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकार क्यों हुए।
अब आंसर इसी पैराग्राफ में है, इसी हेडिंग में, ये दोनों आंसर है। इनका रोल क्या था? पहला, इनका रोल यह था कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। दूसरा, व्यवहारिक मतलब अप्लाइड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ढांचा दिया, स्ट्रक्चर तैयार किया। अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने अप्लाइड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ढांचा तैयार किया, स्ट्रक्चर। से मुर्शीद कुली खान है तो भू राजस्व व्यवस्था में सुधार कर रहा है। एग्जाम्पल लिख लो, मुर्शीद कुली खान, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बंगाल में तक्कावी ऋण दे रहा है किसानों को। सिर्फ असल जमा, जो जमा की राशि है बस वही मांग रहा है किसानों से। जितने अवैध कर थे सबको खत्म कर दिया उसने। मुर्शीद कुली खान, अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, व्यवहारिक मतलब अप्लाइड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ढांचा अपने अपने क्षेत्रों में निर्मित किया, क्योंकि सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, प्रशासन लकवाग्रस्त हो चुका है। तीसरा काम, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। अराजकता इतनी ज्यादा है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। राजनीतिक विकेंद्रीकरण किसके हाथ में? जमींदारों के हाथ में। पैसा चाहिए जागीरदारों के हाथ में, सरदारों के हाथ में। सरदार मतलब वो नहीं, सिख। जो क्षेत्रीय छोटे छोटे सरदार थे उनसे समझौता कर लिया, ढांचा कोलैप्स कर चुका है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, अप्लाइड पॉलिटिकल इकोनॉमिक ढांचा तैयार किया अपने क्षेत्र में, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया। नॉन कम्युनल राजनीति, नॉन कम्युनल पॉलिटिक्स। नॉन कम्युनल कौन है? हैदराबाद के निजाम का सलाहकार पूरन चंद। कौन है? मुर्शीद कुली खान का सलाहकार रामजीवन। अभी आगे लिखेंगे सब। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, नो डिस्क्रिमिनेशन, जनरली नो डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया, प्रमोशन टू ट्रेड एंड कॉमर्स। ये सारे काम किए इन राज्यों ने। अब पिक्चर बनाओ, मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका है, मुगल डायनेस्टी खत्म हो चुकी है। अब ये पिक्चर बनाओ, मैं बैठ रहा हूं, इसका मतलब ये कि तुम बोर्ड कायदे से देखो। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, यानी वैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, अप्लाइड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार किया अपने अपने क्षेत्रों में। एग्जाम्पल मुर्शीद कुली खान,
पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया जमींदारों, जागीरदारों, सरदारों के साथ। कम्युनल राजनीति नहीं की, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। लेकिन बट दे बिकेम द विक्टिम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। परंतु ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकार बन गए। क्यों? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकार बन गए। क्यों? क्योंकि 17th सेंचुरी से जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई थी, 17वीं शताब्दी से जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई थी, उसको कोई खत्म नहीं कर पाया। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो औरंगजेब को खा गई, बहादुर शाह को खा गई, जहांगीर शाह को खा गई, फर्रुखसियार को खा गई, मोहम्मद शाह को खा गई, उसको कोई खत्म नहीं कर पाया। वो क्राइसिस चलती रही। दूसरा, ये सब कर उगाही वाले राज्य, सिर्फ कर उगाही, टैक्स कलेक्शन, सिर्फ कर उगाही वाले राज्य, कर इकट्ठा किया, प्रशासन चलाया, खत्म। किसानों का जो उत्पीड़न था, सप्रेशन ऑफ फार्मर्स, ठेकेदारी की वजह से सप्रेशन ऑफ फार्मर्स, उसको रोक नहीं पाए। कि महाजन, जमींदार, साहूकार, ठेकेदारी प्रथा आ गई कृषि में, और साहूकार वो तो जिसका फायदा उसका, दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 1990 के बाद देश की राजनीति ठेकेदारों के हाथ में चली गई। ऐसे ही शताब्दी में देश की राजनीति साहूकारों के पास चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको फायदा देना शुरू किया, वो कंपनी के साथ चले गए, मेरा फायदा बचे, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। और विदेशी कंपनियों से कुछ सीखा नहीं, स्वयं को मॉडर्नाइज करने की कोशिश नहीं की। तुम सोच के देखो, फ्रांस के व्यापारी यहां मौजूद हैं, ब्रिटेन के व्यापारी यहां मौजूद हैं, और वो कहां से कहां पहुंच चुके हैं। 15th सेंचुरी से जो बदलाव शुरू हुआ यूरोप में, रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, एनलाइटनमेंट एरा, वो सब खत्म। उससे अगला आदमी तुम्हारे यहां बैठा है, दुनिया के दूसरे कोने में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, तुमको पता ही नहीं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध पर चल रहा है, इस देश में 90% लोगों को पता ही नहीं कि क्यों चल रहा है। वो मजा ले रहे हैं कि हेलीकॉप्टर गिर गया भैया यूक्रेन में, और तू मंत्री मर गया यार, वो तिनवा मारिस हुई। बजट आया है, इस देश के 90% आदमी को नहीं पता होगा।
ये जो संसद में लोग बैठे हैं, ये इनको तुम तनख्वाह देते हो। इस देश की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, और इनकी हिम्मत, और तुम ही जाके इनका पैर छूते हो। इस देश के मालिकों ने अपने नौकरों को बेअंदाज कर दिया है। तुम्हारा नौकर 1000 रुपया लेके बाजार सामान खरीदने गया, लौट के आया, तुमने हिसाब ही नहीं मांगा, अब उड़ाएगा तो है ही है। ये देखो, तो क्या रोल प्ले किया इन्होंने, ये पहले उस क्या भूमिका रही इनकी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, ये भूमिका, ये शिकार क्यों हुए, इसकी वजह से। देखो, मैं डॉक्टर अंबेडकर को इसीलिए बहुत मानता हूं, बहुत। और एक चीज उनकी जो मेरे दिल में इम्प्रिंट है, न्यूटन का चौथा लॉ देने वाले आदमी है डॉक्टर अंबेडकर, कि दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, दमित हैं, शोषित हैं, वो शिक्षा की तरफ चले गए, पढ़ें। लोगों ने कहा काहे भैया, अरे बोले शिक्षा शेरनी का दूध है, भैंस का नहीं, गाय का नहीं, शेरनी का। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं जब मोदी जी की तारीफ करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, तो कई बार लोगों को बहुत कष्ट होता है। मोदी जी से हमारी पटीदारी है, हमारा मकान कब्जा किए कि जमीन लिए छीने जा रहे हैं, लोगों ने वोट दिया, वो प्रधानमंत्री है, उसमें मैं क्या करूं। जो लोग उनसे खुश नहीं है वो फिर से वोट उनके विपक्ष में दे दें, वो हट जाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत मानता हूं, क्योंकि संघर्ष, करुणा, योद्धा और क्रोध, ये सब, ये देखो भगवान श्री, मैं कहता हूं ना, पैगंबर हिंद श्री राम, मोदी जी क्यों महान बने, उन्होंने इनकी पूजा नहीं की, इनको आदर्श माना। संघर्ष, उनका जीवन देखो, आरएसएस के एक कार्यकर्ता से भारत का प्रधानमंत्री, ये बात तुम्हें प्रभावित नहीं करती? हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख लो। प्रभु राम ने घर छोड़ा, उन्होंने भी छोड़ा। करुणा, टर्की का मुद्दा देख लो, इतना लोग उनसे कहते हैं, ये देखो नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता से पीएम, हालांकि वो कहते हैं मैं चाय बेचता था, पर मैं नहीं मानता। वो सपनों के व्यापारी हैं, सपना दिखना भी जानते हैं और सपना दिखाना भी जानते हैं। देख लो टर्की वाले मुद्दे पे कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, योद्धा हैं। बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने प्रधानमंत्री। और क्रोध, राज्यसभा के भाषण में लोगों ने देखा ही, कहा मुझे मत छेड़ो। इसको बोलते हैं व्यक्तित्व। मोदी जी श्री रामचंद्र की पूजा नहीं करते, फॉलो करते हैं। अंबेडकर जी की पूजा नहीं करनी है, फॉलो करना है। ये देखो, तुमको आश्चर्य नहीं लगता कि वो कहते थे मैं चाय बेचता, चलो ना भी बेचते रहो या बेचते रहो, लेकिन एक सामान्य आदमी प्रधानमंत्री दूसरा टर्म,
तीसरा कह रहे मैं बनने जा रहा हूं, अब की बार 400 के पार। मैं नहीं कह रहा हूं। अरे चुनाव लड़ने जा रहा है बीजेपी से, मैं कहा मैं चुनाव लड़ूंगा? मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा? मुझे पता है मुझे क्या करना है। राक्षस राज बाली, भगवान आए मांगने के लिए। भगवान राक्षस राज, वानर राज नहीं, राक्षस राज बाली। शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि ये तो विष्णु भगवान है, तुमको धोखा देने हैं। बोले आए होंगे, मेरा काम है दान करना, मेरे दरवाजे पे जो भी आएगा मैं दान करूंगा। भगवान है तो क्या हुआ? अरे बोला तुमको धोखा देगा, बोले देने दो। भगवान ने कहा 3 पग जमीन चाहिए, बोला ले लो। 2 पग में सारा ब्रह्मांड कब्जा। भगवान ने कहा तीसरा पैर, उसने कहा मेरे सर पे रख दो। है राक्षस, कोई बात नहीं। विरोध करना अलग बात है, आलोचना करना। आलोचना शब्द कहां से बना? लोचन से, आंख। लोचन माने आंख, इसलिए जब ज्यादा हम किसी को घूरते हैं तो उसको कहा जाता लुच्चा। आलोचन निष्पक्ष होकर देखना। देखो 2 हेडिंग तुम्हारी तैयार हो गई। यही एनसीईआरटी तुम्हारे जीवन में कयामत कराएगी, एकमात्र। अगली हेडिंग, हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक। अब हैदराबाद की स्थापना किसने की? निजामुल मुल्क ने। क्यों की? क्वेश्चन मार्क लगाओ यहां। क्यों की? कोई तो वजह रही होगी, क्यों छोड़ के आया वो? उसने सैयद बंधुओं को हटाया। सैयद बंधुओं को हटाया, उसकी अहम भूमिका रही सैयद बंधुओं को हटाने में। 1720 से 22 दक्कन का प्रभारी, इंचार्ज ऑफ दक्कन। 1722 से 24 मुगल साम्राज्य का वजीर। हैदराबाद की स्थापना की निजामुल मुल्क ने। सैयद बंधुओं को हटाया। 1720 से 22 दक्कन का प्रभारी, इंचार्ज ऑफ दक्कन। 1722 से 24 मुगल साम्राज्य का वजीर। फिर क्या जरूरत पड़ गई? फिर क्या जरूरत पड़ गई? वो जो फिकल माइंडेड मोहम्मद शाह रंगीला है ना, मोहम्मद शाह रंगीला, उसको समझा रहा है ये कि सरकार सब कुछ खत्म हो जाएगा, सरकार कुछ बचा नहीं है। वो सुन ही नहीं रहा। तो जब भी राजा तुम्हारी अच्छी बातों को नहीं सुन रहा है ना, उस राजा का त्याग कर देना चाहिए। एक तो राजा सुन नहीं रहा, और टाइम पीरियड देखो 22 से 24।
दक्कन में क्या चल रहा है? सिविल वॉर। कहां? मराठों के बीच, मराठों के बीच में सिविल वॉर चल रहा है। शाहू और ताराबाई, शाहू और ताराबाई, शाहू जी महाराज और ताराबाई, इन लोगों के बीच सिविल वॉर चल रहा है। आंतरिक कला, तो ये बिल्कुल सही मौका था उसके लिए। और हैदराबाद के तो क्या कहने, जलवायु, खाना, लोग। हैदराबाद चले हो तो वहां का आदमी पहले तुम्हें बिरयानी खिलाने लेके भागेगा कि भैया हम नहीं खाते। अरे बहुत अच्छी बनती। भैया हम खाते ही नहीं, बहुत बढ़िया, पूरी दुनिया से लोग खाने आते। और उनका जो हिंदी का एसेंट है, असद साहब जब प्रधानमंत्री जी का नाम लेते तो कहते मोदी, मोदी, मोदी जी नहीं कहते हो, मोदी। अच्छा लगता है उनके मुंह से। तो राजा समझने को तैयार नहीं, और दक्कन का एरिया सिविल वॉर का शिकार। और ये एक सुनहरा ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, ग्रैंड अपॉर्चुनिटी। तो राजा सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली षड्यंत्र का केंद्र, ना करेंगे ना करने देंगे। ये पॉइंट भी ऐड कर लो, दिल्ली षड्यंत्र का केंद्र, दिल्ली द सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। दिल्ली द सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। राजा सुनने को तैयार नहीं। नादिर शाह ने हमला किया, दरबार में मुर्गा लड़ा रहा है। लोगों ने कहा कि साहब नादिर शाह आ रहा है दिल्ली की तरफ, लाहौर पे कब्जा हो गया, मुर्गा लड़ा रहा है दरबार में। कहां रहा होगा? नादिर शाह ने पकड़ के बंदी बनाया, मुर्गा बनाया 2 दिन। कहा अंकल जी गलती हो गई। बोले ये कौन है? बोले ये यही है वो मुगल राजा। बोले ये है, मुर्गा बनाओ उसको। और 1724 में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी। इससे क्या हुआ कल चर्चा करेंगे। हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, राजपुताना, कल पूरा डायग्राम बनाएंगे सारे राज्यों का। जागो, पढ़ो, जगाओ, अपना, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और इस पूरे विश्व का कल्याण करो। खड़े हो जाओ। जय हिंद फ्रेंड्स।